वीडियो की शुरुआत एम्परर से होती है जो कहता है मैं इसमें अपना सब कुछ लगा दूंगा, और इतना कहने के बाद वो अपनी स्वॉर्ड की म्यान को फेंक देता है। एमसी मन में कहता है अगर ये किसी खूबसूरत लड़की ने कहा होता तो मैं बहुत खुश होता, लेकिन ऐसे भयानक शॉर्ट क्यूआई के सामने मैं सिर्फ एक ही रास्ता चुन सकता हूँ। मैं इससे बच नहीं सकता, इसलिए मुझे अपना पूरा बेस्ट देना होगा, नहीं तो मैं हार जाऊंगा। और एम्परर को देखते जो सीरियस होते हुए कहता है मैं आ रहा हूँ। इतना कहने के साथ ही वो एमसी के ऊपर एक पावरफुल अटैक कर देता है। तभी एमसी अपने स्लो स्किल का इस्तेमाल करता है। इसे देखकर एम्परर हैरान होता है और एमसी मन में कहता है मेरे दिल में हवा चल रही है और मेरा स्टैंस फॉर्मल है। ब्रदर की क्यूआई जो मेरी जिंदगी से भी कीमती है वो शांत है, यहाँ तक कि मेरा पैशन और डिजायर भी गायब हो गया है। तभी हम एम्परर को देखते जो अटैक करते हुए मन में कहता है उसने डिफेंड करना भी छोड़ दिया है, क्या वो खुद को मारने की कोशिश कर रहा है। और हम एमसी को देखते हैं जिसके गालों के पास किसी का हाथ होता है, और देखते हैं कि एमसी के ऊपर एक लड़की होती है जिसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। और हम देखते हैं कि एमसी खुले मैदान में है, शायद वो लेवल अप कर चुका है। तभी हम बाहर की ओर आते हैं जहाँ पे एम्परर ने एमसी के ऊपर अटैक कर दिया होता है, लेकिन वो एमसी का इमेज होता है। और वो एमसी को सामने देखकर हैरान होते हुए मन में कहता है क्या मुझे नहीं लगता कि वो इतनी तेज से आगे बढ़ा, क्योंकि मैं उसे देख भी नहीं पाया, तो वो अचानक कैसे गायब हो गया। एम्परर ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वो देखता है कि उसके सामने एक अटैक आता है, और उस अटैक को देखते हुए मन में कहता है मुझे उस लकड़ी की स्वॉर्ड से क्यूआई महसूस नहीं हो रही। और हम एमसी को देखते हैं जिसने अपनी आंखें बंद करके वो अटैक किया होता है, और एम्परर भी कह रहा होता है तो ये निराश की भारी फीलिंग क्या है। तभी उसे याद आता है कि एमसी ने कहा था तुम्हारी स्वॉर्ड स्वर्ग की ओर इशारा करती है। इतना सोचने के बाद वो गुस्सा होता है और अपनी स्वॉर्ड उठाते हुए मन में कहता है नहीं मैं ऐसे नहीं रह सकता, ये बेकार हो सकता है, लेकिन चाहे जो कुछ भी हो मुझे वापस लड़ना होगा। इतना सोचने के बाद एम्परर भी काउंटर अटैक करता है, लेकिन तभी देखते हैं कि एमसी की स्वॉर्ड बीच में से टूट जाती है। स्वॉर्ड को इस तरह टूटता हुआ देखकर दोनों ही हैरान होते हैं। इसी के साथ एम्परर अपनी अटैक को बीच में रोकने की कोशिश करता है, और इसी के साथ वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसे देखकर डॉगरंग चिल्लाते हुए कहते हैं मेरे मास्टर। और इसी के साथ वहाँ पे बिरयोन भी आते हुए कहते हैं सर मार्शल एम्परर आप ठीक है। जैसे जैसे धुआं साफ हो रहा होता है हम एम्परर और एमसी को देखते हैं। देखने से लग रहा होता है कि एम्परर की हालत खराब है, और एमसी अपनी स्वॉर्ड को इस तरह टूटा हुआ देखकर निराश होता है। उसके अगले पल एमसी बेहोश होकर गिरने लगता है, तो डॉगरंग आके उसे पकड़ लेता है, और देखते कि बिरयोन भी एम्परर के पास आने लगती है, तो एम्परर उसे रोक देता है। एम्परर की पूरी बॉडी कांप रही होती है, लेकिन एम्परर खुद को शांत करता है और आगे बढ़कर अपने स्वॉर्ड के मैन को उठाने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसके हाथ अभी भी कांप रहे होते हैं। उसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड को रख लेता है और एमसी उसे ही देख रहा होता है। फिर वो अपनी स्वॉर्ड को देखता है, तभी एम्परर कहता है कितना अफसोस है, और मन में कहता है अगर वो वुडन ब्लेड टूटा नहीं होता तो क्या मैं स्वर्ग के स्वॉर्ड को सरपास कर पाता, या मैं पहले ओवरवेलमिंग डिसअपियर हो जाता। तो एमसी भी हाफते हुए कहते हैं हाँ ये अफसोस की बात है, और मन में कहते हैं अगर मार्शल एम्परर आखिरी समय में पीछे नहीं हटते तो मैं बीच में से आधा कट गया होता। एमसी को देखते जो कहने वाला होता है मैं हार, तभी एम्परर कहता है ऐसा लगता है कि जैसे हमारी फाइट का रिजल्ट आज नहीं हो पाएगा, इसीलिए मैं आपसे दोबारा मिलने के लिए एक्साइटेड रहूंगा जब तक हम अगली बार ना मिले तब तक। तो एमसी कहता है यही बात मेरे लिए भी सेम है, वैसे क्या आप मुझे बता सकते कि वो स्वॉर्ड आपको कहाँ से मिली। तो एम्परर बता देता है कि मुझे ये स्वॉर्ड एक सेज ने दी है। इसे सुनकर तो बिरयोन भी हैरान होते हैं क्योंकि उसने इतनी आसानी से बता दिया। तभी एम्परर पीछे देखते हुए कहता है मैं आपसे कई दिनों तक बात करना पसंद करता, लेकिन मुझे डर है कि कोई यहाँ में परेशान करने वाला है। तभी हम देखते हैं कि बहुत सारे मॉन्क डिसाइपल हाथों में डंडा लिए वो आ रहे होते हैं। एम्परर कहता है अपना ध्यान रखना क्योंकि अब से तुम मेरी जीने की एक और वजह बनोगे। चलो चलते हैं बिरयोन। तो बिरयोन एमसी को घूरते हुए कहते हैं ठीक है चलते हैं, और वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। एमसी उन दोनों को जाते हुए मन में कहता है जीने की एक और वजह, अगर ये सुनना चौंकाने के लिए काफी नहीं था तो जाते समय जिस तरह उसने मुझे देखा वो भी अजीब है। देखते कि एमसी की हालत खराब होती है और वो कहता है जो भी हो। इतना कहते हुए दोबारा गिर पड़ता है, तो डॉगरंग उसे फिर से पकड़ लेता है। एमसी धीरे से कहता है मेरी हालत खराब है ना। तो डॉगरंग परेशान होते हुए कहते हैं हाँ आपकी चोटें बहुत गहरी है माय लॉर्ड। तो एमसी कहता है मैंने कहा था कि मुझे लॉर्ड बुलाना बंद करो। इतना कहते हुए वो बेहोश हो जाता है, तो डॉगरंग उसे गले लगा लेता है और मन में कहता है मैं वहाँ पीछे सिर्फ चिल्ला ही सकता था, मुझे एहसान का बदला कैसे चुकाना चाहिए और इस आदमी की प्रोटेक्शन कैसे करनी चाहिए। तभी वहाँ पे मॉन्क डिसाइपल एमसी और डॉगरंग की ओर भागते हुए आते हैं। उसका सीन शिफ्ट होता है पहाड़ की ओर, जहाँ पे एक लड़का और लड़की ट्रेवल कर रहे होते हैं। लड़की कहती है अभी हम कहाँ हैं? तो लड़का कहता है चिंता मत करो यंग मिस, मैंने आपसे कहा है ना ये एक शॉर्टकट है, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। इसे सुनकर लड़की दो पल शांत रहती है, फिर कहती है अरे हम इस पहाड़ के रास्ते से कब उतरेंगे, ये बहुत अनस्टेबल है। तो वो लड़का कहता है ये बहुत अनस्टेबल है, ये कहने का ये बहुत अनयूजुअल तरीका है। लड़की कहते हैं तो फिर मैं इसके बजाय क्या कहूँ। तो लड़का उसकी ओर देखता है और क्रीपी तरीके से कहता है आपको कहना चाहिए मुझे बहुत डर लग रहा है कि आप चाइनीज सीखने के लिए नॉर्थ सी में पीपा की ट्रेनिंग करने में बहुत बिजी थे यंग मिस। और पीपा समझो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो चाइना में सिखाया जाता है बिल्कुल गिटार की तरह, या तुम वहाँ लड़कों के साथ मजे करने में बिजी थी। इतना कहते ही वो उसका हाथ पकड़ लेता है। सभी लड़की अपना हाथ छुड़ाते हुए कहते हैं मुझे हंसाओ मत, क्या तुम किसी वजह से मुझे इस सुनसान जगह पर लेकर आए। इतना कहते वो अपने मुंह पे हाथ रख लेते और लड़का हंस रहा होता है और शर्माते हुए कहते हैं पर्सनल कॉन्टेक्ट हमारे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। इसे सुनकर लड़का जोर जोर से हंसते हुए कहता है लेकिन पर्सनल होना भी एक्सक्लूडेड नहीं है लेकिन मुझे यकीन है कि तुम मेरे साथ करीब और पर्सनल होना पसंद करोगी। तो लड़के चिल्लाते हुए कहते हैं कौन कौन तुम्हारे साथ क्लोज और पर्सनल हो रहा है, तुम एक परवट हो, तुमने मुझे हंगजाओ तक गाइड करने का झूठ बोला। तो लड़का उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है वो झूठ नहीं था, हम सच में हंगजाओ की ओर ही जा रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रास्ते पे कुछ मजे करना
चाहता हूँ। इतना वो ठड़की लड़का कहता ही है, तभी उसके हाथों में कट लगना शुरू हो जाता है। जैसे उसे पता चलता है कि उसके हाथ में कट लगा है तो वो लड़की को छोड़ देता है और लड़की भी दूर हो जाती है और चिल्लाए कहते हैं मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए, इसका मतलब तो ये नहीं कि तुम मेरा फायदा उठाओगे। तो लड़का गुस्से में कहता है तुम बीच, क्या तुम ही वो नहीं हो जो मुझे बहकाने की कोशिश करते आ रही थी? तो लड़की कहते हैं मैंने तुम्हें कब बहकाने की कोशिश की छड़की, और तुमने अभी अभी एक बुरा शब्द कहा। इतना सुनते ही वो उसके ऊपर हमला करते हुए कहता है साली कुत्ते के बच्ची ये ले। इसे देखकर लड़की कहते हैं फिर से हमला करता है साले ये ले। इतना कहती वो उसके नाक पर भी कट मार देती है। इसे देखकर वो लड़का अपनी नाक पकड़ते हुए कहता है ओ मेरी नाक कट गई। तुम कमीनी, मैं तुम्हारे साथ अच्छा बनने की कोशिश कर रहा था लेकिन मेरे साथ ये हो गया। तुमने मुझे नाराज किया, तुम्हें इसका पछतावा होगा। इतना कहते वो अपना स्वॉर्ड निकाल लेता है। तो लड़की कहते हैं मैं और रिग्रेट करूंगी, और अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट निकालते हुए कहती है तुम सही कह रहे हो, मुझे इसका पहले से ही अफसोस है कि मैं तुम्हें फॉलो कर रही थी। तो वो लड़का हैरान होते हुए मन में कहता है उसने अचानक से अपना पीपा बाहर क्यों निकाल लिया, क्या उसके अंदर कोई स्वॉर्ड या हथियार छुपा हुआ है? तभी वो पीपा को बजाना शुरू करती है। तो लड़का कहता है क्या बकवास है। तभी वो उस पीपा को जोर जोर से बजाना शुरू करती है। तो लड़का भी अपने कान में हाथ रख लेता है और देखता है कि उसके कान से खून निकल रहा है। इसे देखकर लड़की कहते हैं तुम्हें नहीं पता कि तुमने खुद को किस चीज में फंसा लिया है। तो वो साउंड को और तेज कर देती है। तो वो लड़का अपने कान में हाथ रखते हुए मन में कहता है वो साउंड आर्ट में मास्टर थी, उसकी जैसी एक छोटी लड़की। और इसी के साथ वो उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है बहुत हो गया, खेलना बंद करो। इसे देखकर वो लड़की पीपा को और तेज बजाने लगती है, जिसके उससे साउंड का प्रेशर उस लड़के के ऊपर पड़ने लगता है। और देखते कि उस लड़के की हालत खराब होती है और वो कहता है ये तो। इसी के साथ वो लड़की पीपा बजाते हुए एक अलग टेक्निक का इस्तेमाल करती है। इसे देखकर वो लड़का हैरान होते हुए मन में कहता है वो लड़की अभी भी पीपा बजा रही है तो मैं कुछ भी क्यों नहीं सुन पा रहा हूँ। और देखते कि वो लड़की मुस्कुराते हुए कुछ कह रही होती है। उस लड़के को कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता तो वो कहता है क्या तुम किस बारे में बात कर रही हो। तो वो लड़की और किसी टेक्निक का इस्तेमाल करती है जिसका से वो लड़का हिल नहीं पा रहा होता और मन में कहता है मेरा शरीर, उसे क्या हो रहा है, मेरे हाथ और पैर अपने आप ही हिल रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे मेरा शरीर अब मेरा नहीं रहा। तभी लड़की कहती है मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें पता नहीं कि तुम क्या कर रहे हो, अब तुम बहरे हो गए हो, जब तुम बहरे हो जाते हो। इतना कहने के साथ ही उस लड़के को कुछ होने लगता है और देखते कि वो लड़की पीपा को और तेज से बजाना शुरू करती है, जिसका से लड़का दर्द में चिल्लाने लगता है। और वो लड़की कहती है अब तुम अपनी चीखें भी नहीं सुन पाओगे, अब से तुम्हारी लाइफ बहुत मिजरेबल हो जाएगी। और इसी के साथ वो लड़का चिल्लाते चिल्लाते बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो लड़की कहती है मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ लेकिन मुझे लगता है मैं ऐसा नहीं कर सकती, आखिरकार ये नॉर्थ सीन नहीं है ना। उसके बाद वो अपने पीपा को कपड़े में बांध लेती है और जाते हुए कहती है अफसोस की बात है, मुझे वापस मुड़ना होगा, मैं सड़क से अनजान हूँ लेकिन मुझे अपने कदम पीछे लेने होंगे, है ना। उसके बाद रात का सीन दिखाते हैं ऑर्चिड फैमिली टी हाउस में, जहाँ पे एमसी अभी भी सो के उठा होता है। तो डोगरंग उसे देखते हुए कहता है क्या तुम ठीक हो। तो एमसी कहता है ये तो प्लेस, तो डोगरंग कहता है ऑर्चिड फ्रेग्रेंस टी हाउस ये इकलौती जगह है जिसे मैं जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया। तो एमसी कहता है परेशानी के लिए माफ करना ब्रदर डोगरंग, मैं अब ठीक हूँ लेकिन मैं कब तक बेहोश था। तो वो कहता है उस लड़ाई को 3 दिन बीत चुके हैं। इसे सुनकर एमसी मन में कहता है 3 दिन, और ब्रदर डोगरंग को देख के ऐसा लगता है जैसे वो 3 दिन से ही नहीं सोया है। और ये क्या है, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, ब्रदर ने जो मुझे क्यूआई दिया था वो नेचुरली फ्लो कर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे वो हमेशा से मेरा ही था। क्या इसे मेरा बना लेने का यही मतलब है? क्या ये मार्शल मास्टर के साथ फाइट करते समय उस पर हुआ था? और डॉगरन से पूछता है अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो क्या शाओलिन मॉन्क ने तुमसे कुछ कहा रेवरेंट के बारे में क्या? तो वो कहता है मैं पहले आपको शाओलिन टेम्पल ले जाना चाहता था लेकिन उन्होंने मना कर दिया, और जहाँ तक रेवरेंट की बात है मुझे उससे बात करने का मौका नहीं मिला। एमसी कहता है ओ अच्छा तो ऐसा हुआ, और मन में कहता है मेरा मानना है ये हमारे ब्रीफ रिलेशनशिप को खत्म करने का हिडन बुद्धा का तरीका है। उसके बाद वो कहता है चलो फिर आज आराम करते हैं और कल निकलते हैं। तो डोगरंग कहते हैं लेकिन आप अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं। एमसी कहता है मुझे लगता है तुम्हें मुझसे ज्यादा आराम की जरूरत है, ऐसा लगता है जैसे तुम किसी भी पल गिर जाओगे। तो डोगरंग कहता है नहीं मैं ठीक हूँ। एमसी कहता है नहीं हम कल जा रहे हैं तो थोड़ा सो जाओ ठीक है। तो डोगरंग भी कहता है ठीक है सो जाता हूँ और चला जाता है। तो एमसी लेटते हुए कहता है मुझे खुशी है कि हर कोई सेफ है और ये अलविदा कहने का कोई तरीका नहीं है, ये एक डिक्लेरेशन है कि वो आखिर में मेरे लिए वापस आएगा। मेरी वुडन स्वॉर्ड इसलिए नहीं टूटी कि वो नाजुक थी, वो टूट गया क्योंकि मैं उसमें तेजी से क्यूआई नहीं डाल पाया। मैं अभी उस लेवल पे नहीं हूँ जहाँ पे मैं उसका सामना कर सकूं। उसने कहा कि हमारे फाइट का रिजल्ट उस दिन तय नहीं हुआ लेकिन ये पक्के तौर पे मेरी हार थी, अगर वो आखिर में पीछे नहीं हटता तो मैं जिंदा भी नहीं होता। और देखते कि डोगरंग अभी भी पे खड़ा होता है, गया नहीं होता। एमसी अभी भी कह रहा होता है मैं चीजों को ऐसे चलने नहीं दे सकता। ऐसे तो बिल्कुल नहीं।